हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया के ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को कंप्लीटली समझ लिया है। उसके बाद मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम लोगों ने बात करी थी क्या कि जो उसके टाइप्स हैं, है ना। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को लेकर के कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उनका बेसिक फंक्शन क्या है और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। क्लियर। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में जो सबसे पहला नाम आता है वो कहलाता है मीजोजोम। मीजोजोम क्या है बेटा? मीजोजोम के बारे में अगर आप बात करो तो ये इनफोल्डिंग इन्वेजिनेशन शो करता है। जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर से देखोगे तो आपको कुछ इन्वेजिनेशन दिखाई देगा और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मीजोजोम। ये जो मीजोजोम का इन्वेजिनेशन है वो एक्चुअल में 3 टाइप से आपको अलग अलग बैक्टीरिया में दिखाई दे सकता है। मीजोजोम का जो एक्चुअल में क्या फंक्शन है अगर आपसे पूछेगा तो आपको ये याद रखना है कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि बैक्टीरिया तो बहुत सिंपल है, उसके पास तो कोई एक्स्ट्रा बॉडी है नहीं, एक्स्ट्रा पार्ट है नहीं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करे। तो यहाँ पे जो इनफोल्डिंग होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वही उसको हेल्प करता है किसमें? रेस्पिरेशन में। तो हम लोग डायग्रामेटिक समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। अगर हम लोग एक डायग्राम देखें तो ये मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है ना। ये बैक्टीरिया का सबसे इनर पार्ट है जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर की तरफ से जब आप देखोगे तो कुछ इन्वेजिनेशन आपको दिखाई देगा। वो इन्वेजिनेशन हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो, है ना। ये जो इन्वेजिनेशन है बेटा, ये इन्वेजिनेशन ट्यूबुलर इन्वेजिनेशन कहलाता है। ट्यूबुलर का मतलब कैसा? ट्यूब लाइक, है ना। हो सकता है कि दूसरे तरीके से भी आपको इन्वेजिनेशन दिखाई दे, यानी कि ये इन्वेजिनेशन कुछ ऐसे हो सकते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में। तो कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म अगर ये करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेसिक्यूलर मीजोजोम, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर एक तीसरा थर्ड टाइप का मॉडिफिकेशन आपको दिखाई दे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैमेलर। ये देखिए भाई, ये ऐसे जब स्टॉक के जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैमेलर मीजोजोम। तो ओरिजिन के बेसिस पे या उसके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे 3 टाइप के हमें मीजोजोम दिखाई देते हैं। अगर वो वेसिकल्स के जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो अपन लोग बोलेंगे इसको क्या? वेसिक्यूलर, है ना। अगर वो मीजोजोम ट्यूब्स के जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो अपन लोग उसको बोलेंगे क्या? ट्यूबुलर, है ना। और अगर वो मीजोजोम इस तरह से मतलब फोल्डिंग दिखाई देता है तब उसको बोलते हो क्या? लैमेलर मीजोजोम। तो एक्चुअली 3 टाइप हम लोगों ने बात किया है किसके बारे में? जो उसका इनफोल्डिंग अंदर की तरफ होता है वो। उसके बाद सारी चीजें प्रेजेंट हैं, सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, जो सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। तो बेटा ये इन्वेजिनेशन हमने क्या बोला? मीजोजोम बोला है। अब ये क्या करता है? तो रेस्पिरेटरी एंजाइम यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम्स रेस्पिरेशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा ये दूसरा फंक्शन भी करता है कि इट होल्ड्स द क्रोमोजोम। जो क्रोमोजोम होता है वहां पे आपने ये बोला कि जो क्रोमोजोम होता है वो तो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। तो ये क्या करते हैं कि जो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियोजोम है उनको क्या करता है? होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है ना। इसके अलावा इट हेल्प्स इन सेल वॉल सिंथेसिस। जब भी सेल वॉल का फॉर्मेशन करना होता है उसमें भी ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो बेसिक ये 3-4 बातें आपको मीजोजोम के बारे में याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। बस आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। सेकेंड पॉइंट, अब ये खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यानी कि बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने बोला था ना कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या है? फोटोसिंथेटिक हैं, और ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है। तो जो कुछ भी, यानी कि जो भी बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक वाले हैं, यानी कि उनके पास कुछ ना कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो विदाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तो उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होना नहीं है, कोई फूड बनने नहीं है। तो यहाँ पे 2 टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल, एक होता है जिसको आप बोलते हो बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बैक्टीरियोक्लोरोफिल का मतलब वह क्लोरोफिल जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता हो। प्लांट के अंदर ये नहीं है। प्लांट के अंदर क्लोरोफिल A, B, C ऐसे होता है,
लेकिन ये एक मॉडिफाइड क्लोरोफिल है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और दूसरा जो पिगमेंट होता है वो कहलाता है बैक्टीरियोवेरिडिन। तो जो सेकेंड टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोवेरिडिन। तो दो टाइप के पिगमेंट की यहाँ पे बात करते हैं। अगर मैं क्रोमेटोफोर के स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो क्रोमेटोफोर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये क्रोमेटोफोर का स्ट्रक्चर है। अब इसके चारों तरफ आपको कुछ पिगमेंट्स नजर आएंगे बेटा। ये पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसको मैंने क्या बोला बेटा, क्रोमेटोफोर। तो ये क्या है, क्रोमेटोफोर। और इसके ऊपर जो भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर आपने देखा कि ये क्रोमेटोफोर है। पक्का क्लियर हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोवेरिडिन जो बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दो टाइप के होते हैं, बिल्कुल आपको याद रखनी है। बाकी इसमें जो कुछ भी भरा हुआ है, यानी कि इसमें जो भी लिक्विड पार्ट भरा हुआ है उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। तो ये है पूरा इसका साइटोप्लाज्म मटेरियल है ना। थर्ड जो पार्ट होता है इसमें उसको अपन लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। बेटा राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैसे है, ये एक सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन कैसा सेल ऑर्गेनेल है, जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो मेम्ब्रेन लेस, यानी कि आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स ये नहीं है, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे हम अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा, यानी कि वो डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं। लेकिन यहां पे जब हम राइबोसोम्स की बात करते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि प्रोकैरियोट के जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स यहां पे क्या है, प्रेजेंट है बेटा। यूकैरियोटिक सेल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें मेम्ब्रेन लेस भी हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले भी हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले भी हैं। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो जो राइबोसोम्स है वो एक्चुअल में एक मॉडिफाइड फॉर्म है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का। यानी कि इसमें दो चीजें हैं, एक है आरएनए और दूसरा है क्या, प्रोटीन। ये दोनों ही स्ट्रक्चर मिल करके क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स। अब एक पॉइंट सुन लो, अगर ये आरएनए है तो यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस तो होना ही है, और दूसरी चीज प्रोटीन भी है। तो ये स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, इसके परसेंटेज की बात करें, तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रोटीन का अमाउंट है, वो होता है 60, एंड जो राइबोसोम्स का अमाउंट होता है वो होता है 40। तो 60-40 का रेशियो, यानी कि 60 में प्रोटीन है और 40 में राइबोसोम्स हैं, किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। लेकिन यही राइबोसोमिक कंटेंट अगर आप यूकैरियोटिक सेल में आप बात करोगे बेटा, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि 40% आपका प्रोटीन जाएंगे और 60% में आपके राइबोसोम्स दिख जाएंगे। तो ये चीज बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक के अंदर 60:40 रेशियो होता है और यूकैरियोटिक के अंदर 40:60 रेशियो होता है। किसका, प्रोटीन एंड राइबोसोम्स का। अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएं तो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। छोटे छोटे ऐसे आपको, है ना, स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम्स बोलते हैं। तो यही स्ट्रक्चर राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स के बारे में फटाफट सुन लीजिए। जो राइबोसोम्स होते हैं वो एक्चुअल में बैक्टीरिया के अंदर जो होते हैं वो 70S होते हैं। यानी कि दो टाइप के राइबोसोम्स की हम लोग बात करते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, जबकि 70S राइबोसोम्स आपको ये जो राइबोसोम है वो आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलेगा। 70S का मतलब क्या होता है, S फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। इसके अंदर दो यूनिट होते हैं, यानी कि कोई भी राइबोसोम्स दो यूनिट से मिलकर बनता है। एक होता है स्मॉलर यूनिट, है ना, एक होता है स्मॉलर यूनिट और एक होता है लार्जर यूनिट। तो एक्चुअल में दो यूनिट की बात हम लोग करते हैं, एक होता है लार्जर यूनिट और एक होता है स्मॉलर यूनिट। तो जब यहाँ पे स्मॉलर यूनिट की आप बात करोगे तो स्मॉलर यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉलर यूनिट में आपको याद रखना है कि एक मिनट, स्मॉलर यूनिट में अगर आप बात करोगे तो स्मॉलर यूनिट यहाँ पे हो जाएगा आपका, यूनिट की बात अगर करोगे तो स्मॉलर यूनिट में आप यहाँ पे क्या कंसीडर करोगे, अप्रॉक्स 30S, है ना।
और लार्जर यूनिट में क्या लिखोगे 50s। अब आप बोलोगे सर आपने लिखा है 60s 70s और लिख रहे हो 50-30, यानी कि जरूर मैथ कमजोर हो गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। 50 और 30 ये मिलके 80 जरूर होता है, लेकिन ये क्या है, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है ना, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, पानी भर दिया और इस पानी के साथ साथ कुछ ग्रीट वगैरह डाल दिए। ग्रीट का मतलब क्या, जो बालू वगैरह आप बोल सकते हो, बालू मिट्टी ये सारी चीजें इसमें मिक्स कर दी। ये पानी है, ये मिट्टी है, और इसको मैंने क्या किया, एक ऐसा लेयर लिया और उस पे उसको खूब तेज मैं घुमा रहा हूं। तो जितना तेजी से मैं घुमाऊंगा तो जो भारी चीजें वो क्या करेंगी, पीछे की तरफ मूव करेंगी। मतलब आप ऐसे समझो, जितनी भारी चीजें होंगी वो क्या सरफेस पे आ जाएंगी, और जो हल्की चीजें होंगी वो ऊपर चली जाएंगी। तो यही क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या, कि कितना तेजी से कोई सब्सटेंस नीचे की तरफ बैठ रहा है। अब हर एक सब्सटेंस का अपना एक पर्टिकुलर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। सेडिमेंटेशन कितनी तेजी से हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एस यूनिट। तो ये जो होता है वो सेडिमेंटेड पार्ट आपको दिखाई देंगे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 70s। तो S का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन, या S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। मैं यहां पे लिख देता हूं, S का मतलब क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, या इसी को बोल सकते हो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है बेटा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड स्वेडबर्ग यूनिट। पक्का। ऐसे ही 80s की जब आप बात करोगे तो वहां 60-40 का रेशियो होता है। कैसे होता है ये और भी डिटेल जब राइबोसोम्स आप सेल ऑर्गेनल में पढ़ोगे, सेल चैप्टर के अंदर, तब आपको और भी मैं क्लियर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी थोड़ा सा इसको समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा स्किप करिए। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि लार्जर यूनिट में क्या है 30, और स्मॉलर यूनिट में 30 और लार्जर यूनिट में 50। अगर इसके स्ट्रक्चर्स की आप बात करो तो यानी कि ये देख लो, ये है इसका लार्जर यूनिट है ना, और ये इसका क्या है, स्मॉलर यूनिट। तो इस तरह से आपको एक राइबोसोम्स दिखाई देगा। ये है आपका 50s यूनिट और ये है आपका 30s यूनिट। तो ये एक राइबोसोम का क्या है, स्ट्रक्चर है, जो आपको जब दोनों पार्ट जुड़ेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगर यही राइबोसोम्स यहां पे देख लीजिए, अगर यही राइबोसोम्स एक ऐसे, एक हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, एक ऐसा एक बहुत बड़ा सा ये है, क्या बोलते हैं इसको, mRNA है। तो mRNA पे अगर बहुत सारे राइबोसोम एक साथ इकट्ठा होते हैं, ये बहुत सारे राइबोसोम्स हैं जो एक साथ क्या हुए, इस mRNA से अटैच हुए, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीराइबोसोमिक कंडीशन, यानी कि ये कहलाता है पॉलीजोम, है ना। तो अगर बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ इकट्ठे होते हैं mRNA पे, तो कंडीशन विल बी नोन एज पॉलीराइबोसोम, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीराइबोसोम। ये लीनियर कंडीशन है। ऐसा ही पॉलीराइबोसोम कंडीशन आपको राउंडेड में दिखाई दे सकता है। तो दो तरीके के होते हैं, अगर ये राउंडेड है पूरा का पूरा mRNA पे, तब उसको हम लोग सर्कुलर पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, और अगर ऐसे एक लाइन में आपको दिख रहा है तो उसको आप लीनियर पॉलीराइबोसोम बोलते हो। क्लियर। अब ये चीज आपको राइबोसोम्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल में अगर आप बात करोगे तो जेनेटिक मटेरियल में आपको याद रखना है बेटा कि जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहला पॉइंट है न्यूक्लियोइड, है ना। तो न्यूक्लियोइड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड के बारे में अगर आप बात करोगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअल में न्यूक्लियोइड कहलाता है। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोइड का मतलब होता है ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, यानी कि केवल डीएनए कंटेंट है, उसके ऊपर कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, यानी कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस होगा, जो डीएनए होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या, न्यूक्लियोइड। क्लियर है मेरी। जब हम लोग न्यूक्लियोइड के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोइड का मतलब होता है कि जब आप इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो आपको बिल्कुल ये सर्कुलर दिखाई देगा, है ना, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा।
ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ना। तो ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये जो स्ट्रक्चर इनफोल्डिंग दिखाई दे रही है एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको सर्कुलर डीएनए, क्योंकि सर्कुलर नेचर का ये आपको दिखाई दे रहा है। पक्का क्लियर है। इसके लिए टर्म भी यूज होता है स्कैफोल्ड, है ना। तो इसके जो फोल्डिंग होते हैं पूरा का पूरा जो सर्कुलर होता है उसके लिए टर्म यूज होता है स्कैफोल्ड। अब जो भी न्यूक्लियाइड होते हैं सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सर्कुलर डीएनए है। कैसे डीएनए, सर्कुलर डीएनए। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है वो डबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसके ऊपर आप जब देखोगे तो ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे। ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोफोर, है ना। तो ये कहलाता है जीनोफोर। जीनोफोर का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे क्या हो, जीन लोकेटेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए का मतलब इसके डीएनए कंटेंट आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, किसी के अंदर ये नहीं भरे हुए हैं, तो आपको प्रॉपरली ये क्या है, विजिबल है। ये इतनी बातें आपको समझ में आनी है। इसके अलावा हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स पे अगर इसको कैटेगराइज करोगे तो ये जो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियाइड होता है वो इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भरे होते हैं। तो क्या भरे होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भरे होते हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है। जबकि हम लोग जब यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो वहां पे हिस्टोन्स की बात करेंगे। तो ये चीज, इतनी चीजें आप याद रखिएगा क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरा इसमें मैंने लिखा हुआ है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में अगर आप बात करोगे, प्लाज्मिड भी बिल्कुल डीएनए के जैसा ही दिखाई देता है ना। डीएनए का ही बोल सकते हो कि एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ ये प्लाज्मिड। अब यहां पे आपको ये समझना है कि जो प्लाज्मिड होते हैं ये भी क्या होते हैं, सर्कुलर नेचर के होते हैं। ये हमेशा कैसे नेचर के होंगे, सर्कुलर। तो प्लाज्मिड भी जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी प्लाज्मिड होते हैं उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब खुद भी टूट जाना, मतलब खुद ही टूट जाना। उसको रेप्लिकेट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को क्या कर सकता है, बहुत सारे पार्ट में तोड़ सकता है। तो प्लाज्मिड की ये प्रॉपर्टी है। प्लाज्मिड को जब जेनेटिक इंजीनियरिंग हम पढ़ेंगे तो जीन ट्रांसफर के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इट एक्ट एज वेक्टर, है ना, इट एक्ट एज वेक्टर किसमें, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जब हम बात करेंगे तो वहां पे ये किसके जैसे बिहेव करेगा, वेक्टर के जैसे बिहेव करेगा। अभी इसकी एक प्रॉपर्टी मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं जब हम रिप्रोडक्शन में बात करेंगे। प्लाज्मिड के अंदर जब आप देखोगे तो प्लाज्मिड दो टाइप के आपको समझ में आते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ प्लाज्मिड, है ना। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ प्लाज्मिड और दूसरा होता है जिसको आप बोलते हो आर प्लाज्मिड। तो एक्चुअल में दो टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, एफ प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है बेटा, एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी, यानी कि ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर फर्टिलिटी की प्रॉपर्टी हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। तो ये है एफ मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि ये डिजीज रेजिस्टेंस है, डिजीज रेजिस्टेंस नहीं, ये ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन को रेजिस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा तो भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी तो भी बहुत ज्यादा इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो कुछ इनके अंदर स्पेसिफिक जीन होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक जीन्स होते हैं जिसके कारण इसकी बॉडी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आर प्लाज्मिड। तो एक्चुअल में प्लाज्मिड को मैंने कैटेगराइज किया है दो पार्ट में, एफ प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड। ये तो रही इसकी बातें, है ना। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल आपको सर्कुलर डीएनए के जैसे दिखाई देगा। इसके कुछ पॉइंट होते हैं, है ना, इसके कुछ साइट होते हैं। एक होता है अगर प्लाज्मिड के साइट की आप बात करो तो साइट में बेटा पहला साइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ORI साइट। ORI साइट क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन साइट। वह साइट जहां से प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाता है
उस साइट को हम लोग बोलते हैं क्या है, ORI साइट। पक्का। एक होता है जिसको आप बोलते हो ROP साइट। ROP साइट क्या है बेटा, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड का मतलब जब वो अपनी कॉपी बना लेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड साइट। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। पक्का, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब ये प्लाज्मिड वाला पोर्शन भी आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्रेन्युल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे बेसिकली दो टाइप के आपको ग्रेन्युल्स मिलते हैं। सबसे पहला जो ग्रेन्युल्स होता है उसको आप बोलते हो ऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स। तो जो सबसे पहला ग्रेन्युल्स होता है वो होता है ऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स। ऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स के अंदर दो चीजें मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले कुछ ग्रेन्युल्स जो मिलते हैं स्टार्च के फॉर्म में मिलेंगे, स्टार्च ग्रेन्युल्स, है ना, स्टार्च ग्रेन्युल्स। और दूसरे जो मिलते हैं वो ग्लाइकोजन ग्रेन्युल्स। तो दो चीजें हैं बेटा, एक होता है स्टार्च ग्रेन्युल्स और एक होता है ग्लाइकोजन ग्रेन्युल्स। अगर इसके ओरिजिन की आप बात करो तो जो स्टार्च ग्रेन्युल्स होते हैं फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जितने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, क्या आपको लिख लेना है, फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जितने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो ग्रेन्युल्स मिलते हैं उनको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टार्च ग्रेन्युल्स। क्योंकि वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, स्टार्च होगा, है ना। यहां पे जब ग्लाइकोजन की बात करते हो तो फाउंड इन हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रॉफिक पैरासिटिक बैक्टीरिया के अंदर जो ग्रेन्युल्स मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजन ग्रेन्युल्स। तो बेसिकली ये दो टाइप के ग्रेन्युल्स आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा ये तो रहा ऑर्गेनिक की बात। दूसरा जब हम बात करते हैं तो होता है इनऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स। इनऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स में क्या आ जाएगा बेटा, इनऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स का मतलब ये हो गया कि कुछ यहाँ पे सल्फर, नाइट्रोजन, इनके भी कुछ कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। तो लाइक है सल्फर, है ना, नाइट्रोजन, ETC, है ना। ये जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स। ये जो इनऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स है बेटा ये किस नेचर के होते हैं, तो मेटाक्रोमेटिक। किस नेचर के होते हैं, मेटाक्रोमेटिक। मेटाक्रोमेटिक इसको टर्म दिया जाता है क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं, कलरफुल। तो कलरफुल ये होते हैं इसीलिए क्रोमेटिक टर्म यूज होता है। अब क्या होता है इनऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके कारण वो रॉड पे, आयरन रॉड पे ग्रो कर जाएंगे। ऐसे हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये सब कुछ किसके कारण है, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनके जो ग्रेन्युल्स हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स, इनके कारण ये क्या है, पॉसिबिलिटी हो सकी है। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है कि जो इनऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स है ये इनको हार्श कंडीशन में आप बोल सकते हो या एक्सट्रीम कंडीशन में रखने में हेल्प करता है ना। तो दो चीजें मैंने साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के बारे में बोला, ऑर्गेनिक ग्रेन्युल्स और इनऑर्गेनिक। इसके अलावा एक पॉइंट और सुन लो, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स, है ना। तो वैक्यूल्स, अच्छा इसको मैं आपको समझा देता हूं। कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। वैक्यूल्स के बारे में अगर आप बात करो तो दो टाइप के वैक्यूल्स यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस वैक्यूल्स, है ना। पहला होता है गैस वैक्यूल्स। जब भी वो रेस्पिरेशन करेगा या फिर कोई भी प्रोसेस करता है तो उसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स धीरे धीरे वेसिकल्स के फॉर्म में बनते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं गैस वैक्यूल्स। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। तो यहाँ पे फूड वैक्यूल्स भी आपको दिखाई देगा। तो ये वैक्यूल्स आपको सेल ऑर्गेनेल्स आप इसको नहीं बोल सकते हो, है ना, बस एक पार्ट है वो छोटा सा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ओवरऑल मैंने आपको साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के बारे में हम लोगों ने बात खत्म कर लिया है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया के अंदर जब रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो बैक्टीरिया के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी से एक पॉइंट उठाया है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी ने ये बोला है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं ये अगर एक्सटर्नली आप देखोगे तो बिल्कुल क्या है, सिंपल है, लेकिन अगर बिहेवियर के बेसिस पे बात करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो ये बैक्टीरिया का नेचर है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो टाइप से रिप्रोडक्शन हमको समझ में आता है। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइनरी फिजन, जो इसका फेवरेबल कंडीशन में हमेशा होता है। तो जो बाइनरी फिजन होता है वो क्या होता है, हमेशा नॉर्मल कंडीशन में बाइनरी फिजन ही होता है। तो बाइनरी फिजन क्या है, सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हर 20 मिनट में क्या करते हैं ये बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी डबल करते हैं। मतलब जैसे ही आप कुछ करने गए 20 मिनट में इनकी कॉलोनी डबल। तो ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होगी बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई न्यूक्लियस वगैरह प्रॉपर तो है नहीं, सेल वगैरह तो है नहीं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, उनके जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वही क्या हो जाता है, अलग हो जाता है दो पार्ट में। उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। दूसरा जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आप बोल सकते हो कि सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने इसीलिए बोला क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में रियल में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा सेक्स ऑर्गन तो आपको दिखने वाला है नहीं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है कॉन्जुगेशन, है ना। तो जो फर्स्ट टाइप आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो मेथड है उसमें क्या होता है एक्चुअल में, ये जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है, सबसे पहले दो साइंटिस्टों ने, एक थे लेडरबर्ग, है ना, और दूसरे थे पैटम। ये दोनों लोगों ने इस मेथड को एक्सप्लेन किया है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस को। उन्होंने ये बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया के अंदर होता है वो प्लाज्मिड के प्रेजेंट होने पे होता है। अब कंडीशन क्या है, अगर मैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बोलता हूं और क्यों बोलता हूं, दोनों मैं चीजें आपको समझा रहा हूं। पहली चीज कि यहां पे आप इसके सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे अगर बात करो तो हमने बात किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तभी होगा ना जब बाई पेरेंटल कंडीशन होगा, दो पेरेंट होंगे। यहां पे बाई पेरेंटल कंडीशन आपको दिखने वाला है नहीं, पहला पॉइंट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है वो समझ लो, क्योंकि यहां पे जो चीज बनेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनते हैं वो क्लोन बनते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है वो उसके अंदर कुछ वेरिएशन दिखता है। तो ये चीज आपको यहां पे क्लियर होगी कि कुछ वेरिएशंस आपको दिखाई देंगे, इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कैसे आएगा वेरिएशन, क्या होता है, वो सब कुछ मैं समझा रहा हूं। तो यहां पे हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया बना लेते हैं। ये मान लो एक बैक्टीरियल सेल है ना। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होगा, इसका खुद का सर्कुलर डीएनए है ना, ये सर्कुलर डीएनए है, और इसी के अंदर इसका प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है। हमने बोला कि प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, तो ये मान लो प्लाज्मिड है ना। तो दो चीजें हैं इस बैक्टीरिया के अंदर, एक तो इसका खुद का डीएनए है और एक इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी कि प्लाज्मिड है। तो ऐसे बैक्टीरिया को मैं क्या बोलता हूं, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। जब किसी बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम भी हो और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी हो, प्लाज्मिड भी हो, तब ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एफ पॉजिटिव। अब जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया के अंदर ये कंडीशन हो। अब क्या, दूसरा बैक्टीरिया मैं आपके सामने बना देता हूं बिल्कुल ऐसा ही। ये बैक्टीरिया देख लो भाई, ये मान लो बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया है ना। अब इसके अंदर भी क्या है, इसका खुद का सर्कुलर डीएनए है और इसके पास क्या नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं, एफ निगेटिव। तो एफ निगेटिव और एफ पॉजिटिव, मतलब जिसके पास प्लाज्मिड है उसको हमने क्या बोला है, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसके पास नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एफ निगेटिव। अब क्या होता है, यहां से जो पॉजिटिव वाला है वहां से एक ट्यूब डेवलप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिलाई। ये जो ट्यूब डेवलप होता है इसको हमने बोला हुआ था क्या बेटा, सेक्स पिलाई। तो इसके बारे में आप जानते हो कि ये क्या है, सेक्स पिलाई, है ना। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं वो आपस में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। ये बैक्टीरिया ऐसा है ना, ये इसने क्या किया, ऐसा ट्यूब बनाया और इस ट्यूब से क्या कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले बैक्टीरिया को कनेक्ट कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, बस समझ लेना है आपको, क्लियर है। अब क्या होगा बेटा,
जो ये प्लाज्मिड है अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है, अपनी कॉपी बनाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने बोला सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, रेप्लिकेट हुआ, टूटा, कॉपी बना रहा है। अब क्या होता है, ये जो जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसको आप नाम देते हो कॉन्जुगेशन ट्यूब बेटा, है ना। अब क्या होगा बेटा कि ये जो प्लाज्मिड है इसकी एक कॉपी ये ट्रांसफर कर देगा इधर, और इसका जो डीएनए है वो तो अभी भी यहीं पे है, तो इसका डीएनए तो जाने वाला है। ऐसे ही इसका डीएनए यहाँ पे है, तो ये डीएनए आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है, जो ये कॉपी उधर गई है तो अब इसके अंदर भी क्या होगा, एक ऐसा ही प्लाज्मिड आ जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, पहले ये क्या था, F पॉजिटिव, अब ये भी क्या हो गया है, F पॉजिटिव। तो आपको ऐसा नहीं है कि नंबर बढ़ रहा है, नंबर पहले भी 2 थे, अभी भी क्या है, 2 हैं। बस क्या चीज हो रही है बेटा, वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और इस चेंजेस के बेसिस पे ही हम इसको क्या बोलते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। क्योंकि हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो वेरिएशन होगा, और ये वेरिएशन यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको आप बोल सकते हो ना कि ये डोनर है, और इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये रिसीवर है या रेसिपिएंट है। तो ये रेसिपिएंट है या रिसीवर है। अब ये जो दोनों बैक्टीरिया हो गए, अब वो F पॉजिटिव हो गए। पहले एक F पॉजिटिव था, दूसरा F नेगेटिव था। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेशन। बाद में क्या होंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो दोनों जब अलग हो गए तो एक बैक्टीरिया आपको ये है ना, और दूसरा बैक्टीरिया आपका ये है बेटा। अब ये दोनों अलग होकर के ये अपना ये डीएनए है और इसका प्लाज्मिड है ना, और दूसरे वाले का भी आप ऐसे ही बना सकते हो कि ये उसका क्या है, डीएनए है, और ये उसका क्या है, प्लाज्मिड है। मैंने आपको इसीलिए अलग अलग कलर से दिखा दिया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर है। तो ये भी क्या हो गया, F पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया, F पॉजिटिव, दोनों ही F पॉजिटिव हो गए। और इस तरह से कंडीशन कहलाता है कॉन्जुगेशन। पक्का है, श्योर है ना। तो यहां पे क्या होता है, वेरिएशन बस दिखने के कारण, कुछ चेंजेस दिखने के कारण इसको मैं क्या बोलता हूं, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई बात दिख नहीं रही है। क्लियर। तो लेडरबर्ग और टैटम ने यही एक्सप्लेन किया था। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मैं इसी डायग्राम पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये सब कुछ ऐसा रहेगा, है ना। अब थोड़ा सा अंतर आपको मैं दिखाता हूं। ये जो प्लाज्मिड है, कभी कभी क्या होता है, ये प्लाज्मिड मेन क्रोमोसोम के साथ ही क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये जो प्लाज्मिड होता है वो मेन क्रोमोसोम के साथ ही अटैच हो जाता है। अब इसको आप क्या बोलोगे, HFR। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HFR। HFR का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी क्या मतलब, तेजी से और जल्दी जल्दी वो क्या करेगा, चेंज लाएगा, इसीलिए इसको बोलते हो हाई फ्रीक्वेंसी प्लाज्मिड। अब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। मेन क्रोमोसोम के साथ प्लाज्मिड अटैच है, कॉन्जुगेशन सेक्स पिलाई बना है ना, अभी भी ये क्या है, F नेगेटिव है। अब क्या होता है, सब कुछ वही है, कोई अलग नहीं होना है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा। अब यहां से आप कहानी हटा करके अब ये क्या करेंगे, अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करेंगे, और ये कॉपी यानी कि ये जो कॉपी बनाया हुआ है, ये कॉपी अब क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये कॉपी बना करके क्या किया, ट्रांसफर किया। अब ये कॉपी जब बना के ट्रांसफर किया, क्योंकि प्लाज्मिड तो है, तो जब ये कॉपी बनाना स्टार्ट करता है तो यहां से कॉपिंग अपना करना स्टार्ट करेगा। तो करते 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 क्या करता है, वो मेन क्रोमोसोम का भी कुछ पार्ट कॉपी कर लेता है। एक्चुअल में प्लाज्मिड को केवल अपना करना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, मेन क्रोमोसोम वाला भी कुछ पार्ट क्या करता है, कॉपी कर लेता है, और उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसफर करता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के साथ। तो जैसे ही ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के साथ यहाँ पे ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे अब इस क्रोमोसोम के साथ जो आकर के जुड़ेगा वो क्या है, एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर मेन क्रोमोसोम के भी कुछ पार्ट है और प्लाज्मिड का भी कुछ पार्ट है। मतलब दो अलग अलग चीजें एक साथ मिक्स हो गए और यहाँ पे मिल गई तो तीसरी चीज बन गई। मतलब यहाँ पे क्या है, एक नए तरीके का जेनेटिक मैटेरियल आपको दिखाई देगा। तो ये इस तरह के जो ट्यूब कॉन्जुगेशन होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं HFR कॉन्जुगेशन। तो दो टाइप है, एक जब प्लाज्मिड अलग होके करता है और एक जब प्लाज्मिड मेन क्रोमोसोम के साथ होके करता है। फिर वो सब कुछ प्रॉपर्टी क्या है, ये की है ना, ये ऐसे आपको दिखाई देगा। तो ये कंडीशन आपको क्लियर समझ में आता है कि क्या है ये। तो HFR कंडीशन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये दो टाइप होता है,
इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक मेथड होता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसको ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है ना, माउस के ऊपर। तो वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जिसको एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने माउस का यूज किया था और उनके ऊपर अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया था। तो 2 स्ट्रेन लिए थे, वहां पे उन्होंने अपना सारा फंक्शन किया था, वो आपको यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तीसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियोफेज की एक्टिविटी के कारण। वो भी आपको यहाँ पे नहीं जानना है, तो आपको केवल कॉन्जुगेशन के बारे में जानना था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो जो बैक्टीरिया होता है वो अपने ऊपर एक स्पोर डेवलप कर लेता है, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। बैक्टीरिया के अंदर ये भी एक तरह से रिप्रोडक्शन का मोड ही बोल सकते हो कि होता है, माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में यहां पे भी उसकी नंबर नहीं बढ़ने हैं। तो बस ये बचने का तरीका है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन थोड़ा समझना है आपको। एंडोस्पोर फॉर्मेशन के बारे में अगर आप बात करो तो आपने पॉस्चराइजेशन टेक्निक पढ़ा होगा। मिल्क को हम क्या करते हैं, जब भी लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के पीछे रीजन क्या है, हमें पता है कि मिल्क के अंदर क्या है, कुछ बैक्टीरिया होंगे। अगर हम उसको गर्म नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया अपना क्या करेगा, नंबर बढ़ाता जाएगा, जिससे कुछ टाइम में ही दूध खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दूध को गर्म कर देते हैं। मम्मी लोग क्या करते हैं, दूध को फटाफट गर्म करती हैं, फिर उसको ठंडा होने देती हैं। तो आपने देखा होगा कि घर में कई बार दूध गर्म किया जाता है, 2-3 बार दिन भर में दूध गर्म किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी बार दूध गर्म किया जाएगा उतने बार हम बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बैक्टीरिया हमसे भी चालाक है, उसने भी पास्चराइजेशन टेक्निक पढ़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, जब भी आप उसको गर्म करोगे तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपने ऊपर एक बहुत ही थिक कोटिंग कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पोर। अच्छा, इसको एंडोस्पोर ही क्यों